आपके अपने शो देश की बहस के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं। न्यूज नेशन का ये वो मंच है जहां होती है आपके मन की बात। आप जिस मुद्दे को चुनते हैं यहां उस पर बहस की जाती है। और आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है चीन से दो दो हाथ, दुनिया हिंद के साथ, जिसे 51% लोगों ने आज की बहस के मुद्दे के लिए चुना है। आज इसी पर होगी देश की बहस। इस चर्चा में मेरे साथ पाकिस्तान से लेकर चीन और कनाडा से लेकर अमेरिका तक के कुछ बेहद खास मेहमान जुड़ेंगे। साथ ही बहस के दौरान हमेशा की तरह हमारे साथ दर्शक भी लाइव जुड़ेंगे, हम उनसे भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। आपको दिखाते हैं कि कैसे जमीनखोर चीन अपनी विस्तारवादी नीति को अंजाम दे रहा है। मैं इस रिपोर्ट को आपको दिखाऊं उससे पहले अपने पूरे पैनल को इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा। बहुत शानदार पैनल है, अगले 1.5 घंटे आपको बांधे रहेगा। मेरे साथ जाने माने कैनेडियन जर्नलिस्ट, पाकिस्तानी कैनेडियन जर्नलिस्ट, राइटर और इंटेलेक्चुअल तारिक फतेह साहब हैं। मेरे साथ पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी जी हैं। मेरे साथ मौलाना साजिद रशीदी साहब हैं, प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के, और मेरी मौलाना साहब से खास दोस्ती है। आदाब मौलाना साहब, आदाब। और इसके साथ मेरे साथ प्रोफेसर राजीव रंजन जी हैं जो कि शंघाई यूनिवर्सिटी चाइना में पढ़ाते हैं, इंटरनेशनल मामलों के जानकार हैं और खास चीन क्या सोचता है, चीन अभी क्या कर रहा है। क्योंकि जो आदमी शंघाई में रहता हो और भारतीय हो वो चीन के मन को बेहतर समझ सकता है, देश के उन लोगों से बेहतर भी समझ सकता है जो बड़े बड़े बयान दे रहे हैं। इसके अलावा मेरे साथ दीपक कांवरिया जी जुड़ेंगे। ये मेरे साथ न्यूयॉर्क से जुड़ेंगे, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, एक फाउंडेशन चलाते हैं भारत और अमेरिका के रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन आइए देख लेते हैं क्यों अब चीन का इलाज जरूरी हो गया है, क्यों पूरी दुनिया चीन के खिलाफ हो गई है, और चीन भारत के साथ अगर ये सब कर रहा है तो क्यों कर रहा है, इसको भी समझेंगे। जमीनखोरी का वायरस चीन के डीएनए में घुसा हुआ है। दूसरे देशों की जमीन को चालाकी से हड़प लेना चीन की नीति है। हिंदुस्तान जमीन पर चीन की निगाहें जमी हुई हैं और इन्हीं नापाक निगाहों से हिंदुस्तान की सरजमी को बचाने के लिए जमी हुई है हिंदुस्तान की जांबाज फौज, जिसका खौफ अब चीनी सैनिकों के दिल में जा बैठा है। दरअसल ये पहला मौका नहीं है जब चीन ने किसी मुल्क की जमीन पर नापाक निगाहें डाली। चीन का बस चले तो वो सारी दुनिया पर ही कब्जा कर ले। अब गौर से देखिए कि चीन कैसे सारे पड़ोसियों की जमीन हड़प जाना चाहता है। चीन की 22,117 किलोमीटर लंबी सीमाएं 14 देशों से लगती है, लेकिन उसकी हिमाकत तो देखिए। चीन 23 देशों के इलाकों को अपना हिस्सा बताता है। चीन ने कैसे दूसरे देशों की जमीन हड़पी, आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। पूर्वी तुर्किस्तान। चीन ने पूर्वी तुर्किस्तान पर 1949 में कब्जा किया था। चीन इसे शिनजियांग प्रांत बताता है। तिब्बत। 23 मई 1950 को चीन तिब्बत पर हमला कर उसे हड़प लेता है। पूर्वी तुर्किस्तान के बाद तिब्बत चीन का दूसरा सबसे बड़ा प्रांत है। दक्षिण मंगोलिया या इनर मंगोलिया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद चीन ने इनर मंगोलिया पर कब्जा कर लिया था। इन सबको हड़पकर चीन ने अपना आकार करीब दोगुना कर डाला। लेकिन अब भी चीन की नीयत भरी नहीं है। अब उसकी गिद्ध दृष्टि ताइवान और हांगकांग पर टिकी है। नेपाल के ताजा मामले ने तो साबित ही कर दिया कि चीन को न दोस्त दिखता है न दुश्मन, उसे तो बस जमीन दिखती है। नेपाल के कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक देश की कुल 10 जगहों पर चीन ने कब्जा कर लिया है। यही नहीं, चीन ने 33 हेक्टेयर की नेपाली जमीन पर नदियों की धारा बदलकर प्राकृतिक सीमा भी बना दी है और कब्जा कर लिया है। चीन ने नेपाल के रुई गांव पर भी कब्जा कर लिया है। रुई गांव भी नेपाल के नक्शे में शामिल है, लेकिन वहां पर अब पूरी तरह से चीन का नियंत्रण हो गया है। जमीनखोर चीन से न श्रीलंका का हम्बन टोटा बंदरगाह बच पाया, न जाफना, और पाकिस्तान को तो चीन अपनी डेप्थ ट्रैप पॉलिसी में अजगर की मानद जकड़ चुका है। चीन ने बलूचिस्तान में ग्वादर पोर्ट पर कब्जा किया है। ग्वादर में चीन अपने 5 लाख लोगों को बसाने के लिए कॉलोनी बना रहा है। पीओके के गिलगिट बाल्टिस्तान में 200 स्क्वायर किलोमीटर का हिस्सा लेकर उसने आर्मी बेस बना लिया है। इसके अलावा चीन ने पाकिस्तान के सिंध प्रांत में 50 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका खरीद लिया है। भारत की बात करें, चीन ने भारत के 43,180 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा जमा रखा है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख के अक्साई चीन का हिस्सा शामिल है। सवाल यही है, जमीनखोर चीन के लालच पर आखिर लगाम कैसे लगेगी? आज देश की बहस इसी मुद्दे पर। दोस्तों, आपने वो फिल्म देखी थी खोसला का घोंसला? उसमें एक जमीनखोर होता है और वो एक आम इंसान की जमीन को पकड़ लेता है, लेकिन उसको किस तरीके से भगाया जाता है वो उस
वो उस पूरी फिल्म का घोंसला का बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। और मैं यही कहूंगा कि चीन जमीनखोर है, चीन की आदत है लोगों की जमीन हड़प लेना, चीन बदमाश है, चीन चालबाज है, चीन धोखेबाज है, चीन दोमुहा है, चीन की बोली कथनी करनी सब में अंतर है। इसलिए ऐसे देश से पूरी दुनिया को संभल कर रहना होगा। आज इसीलिए पूरी दुनिया से बहस करेंगे हम चाइना के मसले पर, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं देश की बहस में हमारा आज का सवाल। क्या एलएसी विवाद के बाद दुनिया में अलग थलग पड़ा है चीन? इसका जवाब ए हां है और बी नहीं। आप शो के दौरान इस मुद्दे पर अपनी राय न्यूज नेशन की वेबसाइट पर दे सकते हैं, आप न्यूज नेशन के मोबाइल ऐप पर आ सकते हैं, आप न्यूज नेशन के इस ट्विटर हैंडल पर ट्वीट कर सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर आ सकते हैं और हम इसके जवाब भी आपको दिखाएंगे। इसके अलावा अपनी सवाल और राय आप जरूर भेजिए इस नंबर पर 9711002266, क्योंकि अगर आपकी राय रुचिकर हुई, इंटरेस्टिंग हुई तो हम इसी शो में शामिल करेंगे या फिर आगे आपको हमारे शो में शामिल होने का मौका देंगे। तारिक फतेह साहब, आरजू काजमी, मौलाना साजिद रशीदी, प्रोफेसर राजीव रंजन, दीपक कांवड़िया सब मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मैं तारिक फतेह साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा, तारिक फतेह साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है, आपको मेरी आ रही है क्या? बिल्कुल ठीक आ रही है सर, उतनी अव्वल क्वालिटी की आ रही है जितनी हमेशा आती है। मेरा सबसे पहला ये सवाल आपसे, आप क्या समझते हैं चीन भारत के साथ ऐसा क्यों कर रहा है? आपका क्या एनालिसिस है इस मसले पर? हिंदुस्तान अगर करने दे रहा है तो चीन कर रहा है ना। आपने 70 साल में अपनी जमीन जो है गिलगित बल्तिस्तान, उस पर कुछ नहीं किया। आपने कारगिल के वक्त जब सामने आपके पड़ी हुई थी, आप ही का मुल्क पड़ा था, कोई नहीं था, सारे पाकिस्तानी भाग गए थे, उस वक्त भी आपने फौज वापस बुलाई। देखें, ये इंपीरियलिज्म का आखिरी स्टेट है चाइना जो है, इसको कब्जा करना है इंडियन ओशन पे ताकि यूरोप और वेस्ट का फार ईस्ट की इकोनॉमी से कट ऑफ हो जाए। इन्होंने मालदीव्स, श्रीलंका, बांग्लादेश और ख़ास तौर पे पाकिस्तान, जहां गवादर पे इनका कब्जा है और नेवल बेस है, वो पर्शियन गल्फ के मुंह पे है। 80% दुनिया का तेल वहां से निकल के जाता है, जापान, चाइना ये और यूरोप। आपने एक दफा काट दिया वो, बाकी क्या रहा? बाकी तो सब घुटने पेल देंगे ना। और अब भी देखिए आप कि लोग ये नहीं अंदाजा लगा रहे कि अमेरिका, इंडियंस का मैं कह रहा हूं कि अमेरिका के इलेक्शन में कौन जीतेगा। 90% लगे हुए हैं ट्रंप के पीछे, वो हार गया तो आपका क्या होगा फिर? ये दूर की सोचना और हिंदुस्तान को एक नंबर 1 मिलिट्री नेशन बनाना, ये उस वक्त फौज पे मुमकिन नहीं, ये आम लोगों की सोच पे भी है। तो जब तक आप पाकिस्तान को नहीं निपट सकते, आप चीन को क्या निपटेंगे? पाकिस्तान तो चीन की वो छोटी दुल्हन है जो घर में सास बुला के कपड़े वपड़े धुलवाती है। ये तो वो लोग हैं जिनका प्राइम मिनिस्टर कहता है कि ओसामा बिन लादेन शहीद था। उनके हेल्थ मिनिस्टर कहती है कि कोविड-19 जो है वो 19 पॉइंट प्रोग्राम है। एक तरफ आपके जाहिल मरने वाले लोग, दूसरी तरफ सांप की तरह चाइना बैठा हुआ है 1962 से आहिस्ता आहिस्ता कुरेद रहा है। और आप अच्छे ताल्लुकात की बात करें, मैं आपसे पूछता हूं कौन है वो इंडियन जिनके इस वक्त भी बिजनेस रिलेशंस हैं चीन से? उनको आप आइडेंटिफाई करें। वो जो अरबपति, करोड़पति लोग इंडिया में बैठ के चीन का काम कर रहे हैं, उनको आप उंगली दिखाएं ना कि क्या कर रहे हैं आप। आईफोन आप चाइनीज खरीद रहे हैं, हर चीज आप चाइनीज खरीद रहे हैं, आप ये तो बंद कर दें। जिस दिन इंडिया के करोड़ों लोगों ने कहा कि हम चीनी कम कुछ नहीं खरीदेंगे, हम, आप देखिएगा चीन ठीक हो जाएगा। लेकिन नुकसान सहने की भी एक तरीका होता है, सैक्रिफाइस करने का भी होता है। सब बैठे हुए हैं इस चक्कर में कि किसी का फायदा हो। ऐसे नहीं होती कौमें बनती लड़के मर के। 1000 साल आप पे हम हमले करते आए लोग,
जिसकी मर्जी आती थी वो चला आता था हिंदुस्तान लूटने। अब चीन आ रहा है। आपको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, और ये सिर्फ मोदी साहब कर सकते हैं, ये बाकी लोगों के बस की बात नहीं है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा तारिक फतेह साहब, और इस मुंह तोड़ जवाब देने की पूरी तैयारियां इस देश के अंदर हो चुकी है। हर भारतीय मान चुका है कि उसको चाइनीज सामान का बहिष्कार करना है। मोदी साहब ये कर सकते हैं, तारिक फतेह साहब का एनालिसिस है। मैं आगे जाऊं एसके बबली जी के पास, एडवोकेट, हमारे दर्शक, हमारे सबसे महत्वपूर्ण शख्स परिवार के बबली साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बबली साहब, चीन के सामान का बहिष्कार होगा, क्या माहौल है इस देश में? कनाडा में बैठे हुए हैं तारिक फतेह साहब, बताइए आज के दिन देश का माहौल क्या है? 1962 में देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित नेहरू जी की ढुलमुल नीति के कारण देश को नुकसान उठाना पड़ा। जो युद्ध हुआ था 1962 का, उसमें नेहरू जी की ढुलमुल नीति रही, और वो कहते रहे कि हिंदी चीनी भाई भाई, और चीन की सेना हमारे देश में घुसती रही। जब लड़ाई सर पे आ गई तब नेहरू जी ने आदेश दिए लड़ने के। अब गालवान घाटी में जो अभी हाल फिलहाल में चीन की सेना ने झड़प की है भारतीय सेना से, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और बहादुर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने डेगन को मुंहतोड़ जवाब दिया है। हमारे 20 जवान वीर गति को प्राप्त हुए हैं, उन्होंने अपना बलिदान दिया है, लेकिन उन्होंने 45 चीन के सैनिकों को मार गिराया है। मैं तो इस मामले में इजराइल की बात करूंगा। जैसे इजराइल का कहना है कि अगर कोई उनका एक मारता है तो हमें 2 मारने चाहिए। मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश का मनोबल इस समय बढ़ा हुआ है। हम अपनी देश की सेना के साथ हैं, हमें अपने जवानों पर गर्व है। बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा बबली साहब। ऑपरेशन बिजनौर का अध्यक्ष होने के लिए जी, और जिला बिजनौर के 4000 वकीलों की ओर से देश के हर जवान को सैल्यूट करता हूं। बिल्कुल, ये सैल्यूट होना चाहिए। लेकिन मोदी जी का नाम सुन के मेरे दोस्त मौलाना साजिद रशीदी जी को पसंद नहीं आया। देखिए, तारिक फतेह साहब भी कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं मोदी जी ही निपट सकते हैं, अब तो विरोध छोड़ दीजिए। आपको लोगों को तो मोदी फोबिया है, ऐसे में आप कभी कभी राष्ट्र के खिलाफ भी खड़े हो जाते हैं। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, ये मोदी फोबिया छोड़ दीजिए। मैं अभी तक बोला भी नहीं दीपक चौरसिया जी, और आपने एक नया इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगा दिया कि मैं मोदी मुखालिफ हूं। सर, ऐसा कैसे सोच सकते हैं आप इस शो पर 1.5 साल से आ रहे हैं, और आपने भर भर के प्रधानमंत्री, आरएसएस और सरकार को गाली देने के सिवा आज तक किया क्या है? मौलाना साजिद रशीदी, जवाब दीजिए ना इस बात का। फिर मुझे इसीलिए कह रहा हूं, मैं इसीलिए आरोप लगा रहा हूं। तारिक फतेह साहब के साथ भी बैठ चुके हैं आप। सुनिए, अगर आपके अंदर थोड़ी भी समझ है तो आज ये वक्त नहीं है हम एक दूसरे के गिरेबान में हाथ डालें। ये वक्त नहीं है आज। ये वक्त आज ऐसा है कि हम चीन के खिलाफ सारे भाई इकट्ठे होकर चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की बात करें। अभी मुझसे पहले वक्ता ने एक हिमाकत भरी बात कह दी। हम आज भी कांग्रेस को कोसने का काम कर रहे हैं, जबकि ज़रूरत है यूनिटी की, ज़रूरत है कांग्रेस को साथ लेने की, विपक्ष को साथ लेकर चीन पर हमला करने की। कांग्रेस रही है ना, कांग्रेस रोज कह रही है। मैं अभी आपको सुना दूं, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने आज फिर क्या कहा है, सुना दूं आपको। अभी फिर कांग्रेस की हिमाकत करने लगे आप। यही तो दिक्कत है, क्योंकि मोदी जी आपको पसंद नहीं है। मैं आपको सिर्फ जानना चाहता हूं, मैंने ऐसे कई लोगों से मिला, मौलाना साजिद रशीदी, मैं ऐसे कई लोगों से मिला, कमकली की बात है जो आप करने जा रहे हैं। सर, मेरी तो अक्ल ही कम है। आज वक्त नहीं है सर, मेरी तो अक्ल ही कम है। आप जिस कांग्रेस की हिमायत कर रहे हैं, तो आज वक्त नहीं है डिबेट करने का। की हिमायत कर रहे हैं, मैं उनके ही 2 बड़े नेताओं का बयान आपको सुनवाता हूं। अगर आपको यही डिबेट करनी है तो फिर मैं नहीं बैठूंगा। ना मौलाना साहब, अगर आप देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, अगर आप कांग्रेस बीजेपी को लड़ाने की बात कर रहे हैं आज भी, तो फिर माफ कीजिएगा, मैं बात नहीं करूंगा। सर, मैं लड़ा रहा हूं कि कौन लड़ा रहा हूं भैया? अगर आपको यूनिटी की बात करनी है, चीन को जवाब देना है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी का भाई अपनी एकता दिखानी है, एकजुटता दिखानी है, मौलाना साहब आप को मुझसे सुनवा बात दो। कीजिए। सरकार और अपोजिशन को अगर आप लड़ाने की बात करेंगे तो फिर मैं बात नहीं करूंगा। सुन लीजिए। आज
जब भारत चीन सीमा पर संकट की स्थिति है तो केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकती। प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारी सीमा में कोई घुसपैठ नहीं हुई, पर दूसरी ओर रक्षा मंत्री तथा विदेश मंत्रालय बड़ी संख्या में चीनी सैनिकों की मौजूदगी एवं अनेकों बार चीनी घुसपैठ की चर्चा करते हैं। पूरा देश मिलकर एक साथ एक होकर सेना के साथ और सरकार के साथ खड़ा है। मगर एक बहुत ज़रूरी सवाल उठा है। कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हिंदुस्तान की 1 इंच ज़मीन किसी ने नहीं ली, कोई हिंदुस्तान के अंदर नहीं आया। मगर सुनने को मिल रहा है, लोग कह रहे हैं, सैटेलाइट फोटोग्राफ्स में दिखाई दे रहा है, लद्दाख की जनता कह रही है, आर्मी के रिटायर्ड जनरल्स कह रहे हैं कि चाइना ने हमारी ज़मीन छीनी है। एक जगह नहीं बल्कि 3 जगह चाइना ने हमारी ज़मीन छीनी है। प्रधानमंत्री जी, आपको सच बोलना ही पड़ेगा, देश को बताना पड़ेगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। तो साजिद रशीदी साहब, राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी आप घबराइए मत। अब बताइए, भारतीय प्रधानमंत्री को इस नाजुक वक्त पर यह कहना चाहिए एक नेता अपोजिशन को, जिसकी सबसे बड़ी पार्टी है, भले से 40-50 सीट हो, कि प्रधानमंत्री को घबराने की जरूरत नहीं है। आप उस कांग्रेस की वकालत कर रहे हैं, मुझे इसका जवाब दे दीजिए साजिद रशीदी साहब। ये सोनिया गांधी, आप दीपक चौरसिया, सोनिया गांधी कह रही है जमीन हथिया ली। पूरा देश प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है। आपने पहली बात नहीं सुनी राहुल गांधी की, उन्होंने कहा कि पूरा देश प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है। आप राहुल गांधी, प्रधानमंत्री ने कहा घुसपैठ हो गई, नहीं इस पर बात नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा घुसपैठ नहीं हुई। सोच लिए बैठे हैं भाई, आप कैसी सोच लिए बैठे हैं? कैसी सोच आप लिए बैठे हैं? देश के ऊपर आक्रमण होने जा रहा है और आप लड़ाने की बात कर रहे हैं। देखिए कौन सी जर्नलिज्म करते हैं भैया? मैंने नहीं कहा, ये कौन सी पत्रकारिता है आपकी? बोल रहे हैं। अरे देश को एकजुट कीजिए, घुसपैठ हो गई है। देश को एकजुट कीजिए। मैंने नहीं कहा आज पूरा देश एक साथ खड़ा हो। मैंने नहीं कहा आप कि ये बातें मत कीजिए चैनल पर, माफ कीजिएगा। राहुल गांधी दावा कर चैनल रहे पर हैं कि ये बहुत घटिया पत्रकारिता है आपकी। छीन ली है। आप देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि 3 जगह अभी भी देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री अभी भी कांग्रेस को अलग थलग डालना चाहते हैं, अभी भी बीजेपी को अलग करना चाहते हैं। जवाब दीजिए, हाँ या ना? अभी भी कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। ये घटिया पत्रकारिता क्या है राहुल आपकी। गांधी सही बोल रहे हैं? क्या राहुल गांधी का जरूरत ये बोलना है उचित है? तमाम लोगों को एक साथ खड़े होने की, तमाम पार्टियों को एक साथ खड़े होने की आज जरूरत है इसी बात की। यही तो पूछ रहा हूं ना, ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी के इस बयान को क्या कहेंगे आप? दुश्मनों को ये पता चले कि देश की भिन्न भिन्न पार्टियां अलग अलग नजरिया रखती हैं चीन के ऊपर। ऐसी डिबेट मत कीजिए प्लीज सर, मैं आपको फिर कहता हूं। तो आप ऐसी डिबेट कीजिए ताकि सारी पार्टियों का एक मैसेज जाए, और वो मैसेज ये हो कि हम चीन के खिलाफ हैं, सारा देश प्रधानमंत्री के साथ है, सारा देश सरकार के साथ है, और हम हर वक्त में साथ रहेंगे। तो आप दुश्मन के पास कोई मैसेज हमारा गलत नहीं जाना चाहिए, माफ कीजिएगा। तो फिर राहुल गांधी और सोनिया गांधी की सरकार को घेरने वाले इस बयान की आलोचना कर दीजिए। अगर इतने बड़े देशभक्त हैं तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के इस बयान की आलोचना कर दीजिए, जो कह रहे हैं कि घुसपैठ हो गई, हमारी जमीन चीन ने छीन ली। सिर्फ इतना बोलिए, आलोचना कर सिर्फ दीजिए। इतना कहा है कि देश को सच बताइए, देश आपके साथ है। उन्होंने कहा है देश को सच बताइए, देश आपके साथ है। ऑल पार्टी मीटिंग में बता चुके हैं। क्या गलत कर रहे हैं आप? क्या गलत कर रहे हैं? फिर क्या कर रहे हैं आप बताइए ना। आप अपनी डिबेट से बताना क्या चाहते बना रहे हैं? आप विदेश मंत्रालय बता चुका है, चाइना को ये बताना रक्षा चाहते हैं, मंत्रालय बता चुका है, चाइना को ये बताना चाहते हैं कि कांग्रेस अलग है, कि कांग्रेस प्रधानमंत्री के साथ नहीं। आप बताना चाहते हैं अपनी डिबेट से। कांग्रेस ने चीन से डोनेशन लिया है, 1 करोड़ डोनेशन, राजीव गांधी फाउंडेशन। मत कीजिए ऐसी आपने नहीं पढ़ा अखबार? मौलाना साहब नहीं पढ़ा अखबार? मुझे पता है शाहीन बाग में कांग्रेस आपकी सपोर्टर थी, आपने नहीं पढ़ा अखबार। 1 करोड़ का डोनेशन लिया उन्होंने चीनी सरकार से 2005-2006 में। आहिस्ता हिंदू राजीव गांधी फाउंडेशन आपके खमीर में है, आपके खमीर में है कि आपको ऐसी डिबेट करनी है, आपकी टीआरपी मिल जाए, चाहे देश टूट जाए, चाहे दुश्मन हमला कर दे, कुछ भी हो जाए, लेकिन आपकी टीआरपी बन जाए। हाँ, मुझे लगता है है ऐसी डिबेट करनी है। फेविकोल लेके सिर्फ मौलाना साजिद रशीदी बैठे हैं। ये डिबेट आप ही को मुबारक हो, हमें ऐसी डिबेट में नहीं बैठना बैठे हैं।
फेविकोल आज लेकर सिर्फ पूरे साजिद विश्व रशीदी को बैठे ये हैं। संदेश जाना चाहिए मुंह में कि राम हर बगल में आदमी छुरी, तो फोन देश का उठाइए, हर राहुल और आदमी सोनिया को बोल सरकार दीजिए। के साथ है, फोन देश करके का हर राहुल आदमी गांधी और सोनिया प्रधानमंत्री गांधी के को बोल साथ है, दीजिए, नंबर देश 2 का आपको हर आदमी फोन हमारी नंबर अपनी उठाइए। फौज के साथ है। मौलाना साजिद रशीदी छोड़ साहब, दीजिए। फोन होगा ना आपके पास? अरे छोड़ दीजिए फोन उठाइए नंबर ना, पे। राहुल गांधी कहाँ की सोनिया डिबेट गांधी को लेके बोल बैठे हैं आप दीजिए। यार? बोल कौन सी दीजिए राहुल पत्रकारिता गांधी, कर रहे सोनिया हैं गांधी आप? क्यों? आज भी बोल दीजिए। संकट की घड़ी में करुणा को आपने हिंदू मुस्लिम बना दिया। अब आप इस देश को इस संकट की घड़ी में कम से कम एक रहने दीजिए। अच्छा। मैं हाथ जोड़ता हूं आपके सामने। मैंने प्लीज, तो नहीं बोला राहुल गांधी सोनिया गांधी को कि भगवान सरकार के लिए, खिलाफ खुदा के बयान लिए दे। एक रहने दीजिए। प्रधानमंत्री से बोले घबराइए मत। देश को एक रहने दीजिए। अच्छा कोई बात नहीं, कुछ भगवान लोग के ऐसे लिए, होते खुदा हैं, के लिए एक रहने दीजिए देश को। कुछ लोग ऐसे मत कीजिए होते ऐसी हैं, डिबेट। कुछ लोग मैं ऐसे हाथ होते जोड़ता हूं हैं आपके सामने। जिनके मुंह में राम बगल में छुरी मैं हाथ होता है। जोड़ता हूं लेकिन मैं आपके ब्रेक सामने, के फिर लिए कहता रुक हूं रहा आपको बार-बार। एक वाइडर पर्सपेक्टिव पर ले जाऊंगा। सवाल कई सारे हैं। चाइना ये क्यों कर रहा है? ट्रंप क्या करेंगे? ट्रंप अगर हार जाए तो परिस्थितियां क्या होंगी? जिस तरह से साउथ चाइना सी में यूरोप से सेना हटाकर अमेरिका ने चीन को घेरा है, उसके क्या परिणाम होंगे? इस ब्रेक के बाद। तो देश की बहस कर रहे हैं हम। देश की बहस में आपका एक बार फिर स्वागत है। मेरे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से आपको परिचय करा देता हूं। पाकिस्तानी मूल के कैनेडियन लेखक, जर्नलिस्ट और साथ ही साथ राइटर तारिक फतेह साहब, जाने माने राइटर दुनिया के, वो हमारे साथ हैं। आरजू काजमी, पाकिस्तान की पत्रकार, वो हमारे साथ हैं। मौलाना साजिद रशीदी, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन, वो हमारे साथ हैं। दिनेश वासने साहब थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, सीपीआई के लीडर हैं। प्रोफेसर राजीव रंजन जी शंघाई यूनिवर्सिटी में चाइना में पढ़ाते हैं, चाइना और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक्सपर्ट हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामले ही वो पढ़ाते हैं। दीपक कावरिया साहब अमेरिकन पॉलिटिकल एनालिस्ट और एक्टिविस्ट, जो भारत और अमेरिका के संबंधों पर काफी काम करते हैं। पूरी दुनिया का ये पैनल है ताकि हम समझ लें कि परिस्थितियां आज है क्या, कैसे चीन को घेरा जा रहा है, और जो चीन के साथ छोटे मोटे देश खड़े हुए हैं, पाकिस्तान और नेपाल जैसे, उनका आगे क्या हाल होगा। दीपक कावरिया जी, ट्रंप साफ कह चुके थे कि ये वुहान वायरस है। अब ट्रंप चीन के खिलाफ क्या करेंगे? क्योंकि उनको भी चुनाव जीतना है, उनके सामने भी एक मजबूरी पड़ी है। और तारिक फतेह साहब ने बताया कि अगर ट्रंप नहीं जीते तो भारत के लिए या अंतर्राष्ट्रीय जो इक्वेशंस है वो पूरी तरह बदल जाएंगी। मुझे आप ये बताइए, ट्रंप क्या करना चाहते हैं चीन के खिलाफ? उन्होंने अपनी फौज को साउथ चाइना में सी में भेज दिया है। दीपक चौरसिया जी नमस्कार। और मैं आपको अमेरिका से ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ ऑलरेडी कैंपेन शुरू हो चुका है पिछले 15 दिन से ये चाइना के अगेंस्ट में। जो इतने ओवरसीज इंडियंस है जो यहाँ पे, उन लोगों ने सबने कांग्रेसमैन, सेनेटर, सबको लेटर लिखना, फोन कॉल करना शुरू कर दिया है इंडिया के फेवर में। और अमेरिका को इंडिया का सपोर्ट में आना चाहिए और अमेरिका को इंडिया के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि चाइना ने पहले कोविड के थ्रू और अब ये इंडिया चाइना रिलेशंस पे जो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट किया है, ये बहुत ही आश्चर्यजनक है। आज के टाइम पे चाइना की इतनी हिम्मत हो गई है कि चाइना ने इंडिया को बॉर्डर पे और कोविड से पूरी दुनिया को हिला दिया है। तो ये आज पूरे वर्ल्ड में चाइना की इमेज बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। और इसलिए आज यहाँ पे जितने भी इंडियंस हैं या वर्ल्ड वाइड जितने भी इंडियंस हैं, वो सब आज अपने अपने कंट्री के लीडर्स को लिख रहे हैं, उनको इंडिया के सपोर्ट में आने को बोल रहे हैं। और उसी का नतीजा है कि आज अमेरिका ने इमीडिएट स्टेप लिया है और ट्रंप ने साहब ने इमीडिएट स्टेप लिया है कि अपनी इंडिया अमेरिकन आर्मी को इंडिया के फेवर में और चाइना के अगेंस्ट में वहां पे खड़ा करने का प्लान किया है। ठीक है, सीधे मैं चलता हूं तारिक फतेह साहब के पास। तारिक फतेह साहब, आपने देखा साउथ चाइना सी के अंदर चीजें आ गई, अमेरिकन दस्ते आ गए, साउथ चाइना सी में एक अलायंस भी बन गया है चाइना के खिलाफ वुहान वायरस को लेकर। कई लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में वहां पर मुकदमा भी उसके खिलाफ ठोक रखा है। क्या ये भारत के लिए अच्छे संकेत हैं कि चीन की खिलाफत पूरी दुनिया में है? पूरी दुनिया इस वक्त चीन से नफरत कर रही है, जिस तरह के हालात उसने दुनिया में पैदा किए हैं। अब आगे आपके हिसाब से भारत को क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? देखिए, चीन जो है वो इस वक्त दुनिया का दाऊद इब्राहिम है। मतलब गुंडा है, वो जिधर चाहे जो कुछ करे। आपको मैं कनाडा का बता दूं कि हमारे 2 एकेडमिक्स यहाँ पे जो चाइना रिसर्च में इन्वॉल्व हैं, उनको चाइनीज गवर्नमेंट ने पिछले 500 दिन से सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा हुआ। जब तक के कैनेडियन गवर्नमेंट
प्यार से, मोहब्बत से, डिप्लोमेसी से बिहेव कर रही थी, वो कुछ उनकी सुनाई नहीं करते हैं। अब जाके लोगों ने कहा कि भैया माफी मांग लो चीन से, और अपनी जो चाइनीज बड़ी कॉरपोरेशन के सीईओ को यहाँ अरेस्ट किया हुआ है कनाडा में, अमेरिका के कहने पे उनको रिलीज करो। देखिए, हर मुल्क ये सोचता है कि चीन का बावलापन जो है वो उस पर रिएक्ट कैसे करेगा। सारी दुनिया के अंदर एक जरासीम फैला के, आप बताइए, वुहान का वायरस इटली तो चला गया लेकिन बीजिंग नहीं जा सका। हाँ, इंडिया आ गया लेकिन चीन के किसी कोने में नहीं गया। तो इस पे तो बहुत कुछ हो रहा है कि चीन ने इसको कैसे डिप्लॉय किया कि आपकी दुनिया की इकोनॉमी हिला दी और खुद उनकी इकोनॉमी स्टेबल रही। ये एक में अलग। दूसरी चीज, अमेरिका में जो हमारे दोस्त कह रहे थे कि लोग लेटर लिख रहे हैं, ये कर रहे हैं, मैं आपको एक बात स्ट्रेट अवे कहूं, आप इंडियंस को बुरी लगे, कि इंडियंस जो हैं अमेरिका में वो कुछ सियासी अमल नहीं करते। जब करते हैं तो नाम बदल लेते हैं, निकी हेली बन जाते हैं, या वो जो लुधियाना का गवर्नर है। सियासत करना उनको बोला जाता है उनके घर में या सोशल माहौल में कि इसमें बेटा इसमें नहीं पढ़ना। वहां सिर्फ पाकिस्तानी घुसे हुए हैं, कुछ 400 पाकिस्तानी कांग्रेस और हिल पे काम करते हैं। इंडियंस जो हैं वो एमबीए कर रहे हैं और फेयर एंड लवली क्रीम लगा रहे हैं। जब तक इनको होश नहीं आएगा कि ट्रंप इज नॉट गोइंग टू विन द इलेक्शन, और पूरी जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, जो ब्लैक लाइव्स मैटर के साथ एसोसिएटेड है, जो पूरी अमेरिका के अंदर जो चीजें हिल रही हैं वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर, उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है उसका। देखिए ना, ये चीजें इंडियंस और इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन ऑफिशियल्स और इंडिया की बिजनेस कम्युनिटी और अपर मिडिल क्लास को समझना पड़ेगा कि चाइना इज टेलिंग द वर्ल्ड कि हमने 20 साल में गुर्बत हटा दी, सुपरस्टिशन खत्म कर दी 50-60 साल में, और उसके साथ कंपेयर करें, इंडिया हैज नॉट येट सक्सीडेड, वो उसके रास्ते पे है। तो ये कैसे कंपीट करेंगे कि एशिया की 2 बड़ी ताकतों में से एक के पास, यानी आप जहां कहें वो, जिसे 18 मुल्कों से उनका बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं, 14 मुल्कों से बॉर्डर डिस्प्यूट है। जापान से चीन का बॉर्डर डिस्प्यूट है, मंगोलिया से उनका डिस्प्यूट है, अजरबैजान से उनका डिस्प्यूट है, तुर्कमेनिस्तान पे उन्होंने कब्जा किया हुआ, तिब्बत पे कब्जा किया हुआ। इंडिया को चाहिए था कि जब तक तिब्बत की आजादी की बात नहीं होती हम आपसे बात ही नहीं करते। आपने राजीव गांधी के जमाने में लेके उन्होंने कहा भाई भाई हैं हम। नेहरू जी का तो मसला दूसरा था, ही डिडंट नो कि उनकी कमर में चीन खंजर डोब देगा। लेकिन जिन लोगों को पता है आज भी कि चीन हिंदुस्तान का दुश्मन है, वो अपना बिजनेस चीन में करते हैं। मैं आम इंडियन की बात ही नहीं कर रहा, मैं उन लोगों का कह रहा हूं कि जो करोड़ों रुपया कमाते हैं चीन से, क्या उनमें हिम्मत है कि वो चीन से कहें हम अपना पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, हमें आपका कुछ नहीं चाहिए, दफा हो जाओ यहां से। ठीक है, इसी सवाल को लेकर चलता हूं मैं, इसी सवाल को लेकर चलता हूं प्रोफेसर राजीव रंजन जी के पास। प्रोफेसर राजीव रंजन जी, मेरा सीधा सवाल, जवाब लेता हूं दीपक कावड़िया जी से। दीपक जी, बड़ा स्पष्ट जवाब चाहूंगा। तारिक फतेह साहब का इल्जाम है कि इंडियन अमेरिकन जो हैं ना तो वो पॉलिटिकल हैं, ना देश के लिए लाइजनिंग करते हैं, और दूसरा महत्वपूर्ण बात, एमबीए कर रहे हैं फेयर एंड लवली लगाकर। तो क्या वहां के रह रहे भारतीयों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास है कि आज उनको किस तरह की मदद करने की जरूरत है भारत को? वैसे भारत सक्षम है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव होता है। दीपक जी, अभी आपने देखा, अभी तक पिछले जैसे ही इंडिया चाइना का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, उस कॉन्फ्लिक्ट में सबसे पहला स्टेप अमेरिका ने लिया है। और अमेरिका ने और डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेप क्योंकि लिया है, क्योंकि इलेक्शन ईयर है, उनको इंडियन अमेरिकन के वोटों की बहुत ज्यादा जरूरत है, और उनको मालूम है कि इंडियन अमेरिकन यहाँ पे कितना पावर रखते हैं। ये वो देख चुके हैं। जब लास्ट टाइम मोदी जी ने ह्यूस्टन में प्रोग्राम किया था, उस टाइम पे हार्वर्ड मोदी में, उस टाइम पे देख चुके हैं कि इंडियन अमेरिकन कितनी बड़ी ताकत रखते हैं यहाँ पे। और आज ये कहने की जरूरत नहीं कि 15 इमीडिएटली विद इन 1 वीक के अंदर अमेरिका ने इतना बड़ा स्टेप लिया है, अपनी आर्मी डिप्लॉय कर दी है इंडिया के फेवर में, और चाइना को यहाँ बायकॉट किया जा रहा है यहाँ वर्ल्ड वाइड। तो ये ऐसे ही नहीं हो रहा है। इंडियन अमेरिकन पिछले 5 साल में बहुत स्ट्रांग हुए हैं, कांग्रेस में, सेनेट में, सब जगह आए हैं,
और यहाँ पे जितने भी कांग्रेसमैन हैं, जितने भी सेनेटर्स हैं, सबको मालूम है कि इंडियन अमेरिकन आज फंड रेजिंग में सब में कितना बड़ा योगदान करते हैं। तो इसका कोई डाउट नहीं है कि आज इंडिया के फेवर में जितना इंडियन अमेरिकन ने यहाँ पे किया है, शायद वर्ल्ड में किसी कंट्री में किसी ने किया होगा। कनाडा से और किसी भी कंट्री से आज हम लोग कांटेक्ट करते हैं और इंडियन से बात करते हैं कि वी शुड आल्सो कम इन सपोर्ट। पर फिर इंडिया अमेरिकन आज मैं बहुत आगे बढ़ चुके हैं और काफी इकोनॉमिकली का भी स्ट्रांग है यहाँ पे। उन लोगों ने काफी इस इलेक्शन में भी ट्रंप को मालूम है कि इंडियन अमेरिकन कितना बड़ा योगदान करने वाले हैं। ठीक है, आरजू काज़मी के चलता हूं। आरजू, मेरा बड़ा सीधा सवाल है। मोदी जी ने जो पिछले 3-4 साल में जो 22 रैली वर्ल्ड वाइड की है और अमेरिका में 3-4 बार रैलीज किए हैं, उसका इफेक्ट ये है कि आज ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया के बहुत फेवर में है और इमीडिएटली इन्होंने एक्शन लिया। मैं बोलता हूँ इंडिया आज मोदी जी की लीडरशिप में सबसे स्ट्रांग है। इंडिया में कोई लीडर इतना कैपेबल नहीं है जो इस सिचुएशन को बेटर हैंडल कर सके। ठीक है, बेटर हैंडल कर सके, लेकिन आरजू काज़मी जी, वो एक पुरानी कहावत है ना कि जो परिस्थितियां बनती हैं उससे दूसरा इसलिए खुश होता है कि उसको सैडिस्टिक प्लेजर मिलता है। आप तो अभी भी डरे हुए कि भारत हम पर आक्रमण करके 4 टुकड़े कर देगा। रोज शाह महमूद कुरैशी ये बात बोल रहे हैं, लेकिन आप जो चाइना की कॉलोनी बन चुके हैं, कब और कैसे बाहर आ पाएंगे? और इस स्टैंड को लेकर चाइना ने भारत के साथ जो कुछ किया है, पाकिस्तान वो थोड़े खुशी की बातें क्यों कर रहा है इससे? क्या उसको नहीं लगता कि अल्टीमेटली तो पूरा का पूरा पाकिस्तान चाइना को ही जाना है? आपकी अगली जनरेशन चाइनीज होगी आरजू काज़मी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि अगली जनरेशन चाइनीज होगी, और ना ही पाकिस्तान ऐसा कुछ सोच रहा है, ना ही यहाँ पे कोई खुशी मना रहा है। अगर आपकी और चाइना की टेंशन चल रही है तो उसे पाकिस्तान में हम लोग कोई मिठाइयाँ नहीं बांट रहे, लेकिन आप लोगों को भी जो है वो देखना चाहिए और डायलॉग के जरिए अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए। आप लोग जो है वो एक तरफ कहते हैं कि हम चाइनीज गुड्स जो है उसका बायकॉट करेंगे, लेकिन आपके गवर्नमेंट लेवल पे कुछ नहीं हो रहा। आप लोग सिर्फ और सिर्फ जो आम पब्लिक है उसको कह रहे हैं अपने मोबाइल तोड़ दो, अपने टीवी तोड़ दो, अपने फ्रिज बाहर फेंक दो, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे जो आपके कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं एक्सपोर्ट के, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के, वो उसी तरीके से चल रहे हैं। नहीं, आरजू आपको जानकारी नहीं है, रेलवे ने 4500 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया, महाराष्ट्र सरकार ने कर दिया, हरियाणा सरकार ने कर दिया, भारत सरकार इस पर स्टडी कर रही है। आपको जानकारी नहीं है पूरी? कुछ पढ़ लीजिए करिए भारत के बारे में। नहीं, अपने पेट पे लात नहीं मारेगा भारत। मुझे नहीं लगता कि भारत इमोशनल होकर अपने पेट पे लात मार लेगा चाइनीज को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में। और चाइना इतना, भारत इतना अन्न उगाता है कि पाकिस्तान को भी खिला सकता है। आरजू आप जानती है, भारत इतना अन्न उगाता है कि पाकिस्तान को भी खिला सकता है। सर्जिकल स्ट्राइक किए ना चाइना पे, एक सर्जिकल स्ट्राइक तो कीजिए। मोदी जी तो बस कहते हैं मोबाइल मत यूज करो, उनके गुड्स मत यूज करो। क्यों सर्जिकल स्ट्राइक पे क्यों नहीं जाते आप लोग? आपके पायलट छुट्टी पे गए, क्या हुआ आप लोगों को? क्यों नहीं पलट के वार करते? आप लोगों ने 10 आपके इतने 20 कहीं ज्यादा आपके फौजी जो है वो शहीद हुए हैं। चाइना ने आपके जो फौजियों ने मारा है, और आप लोग सिर्फ उनके गुड्स इस्तेमाल करना छोड़ देंगे। क्या हो गया आप लोगों को? 43 समझा हमने पाकिस्तान को। पाकिस्तान आरजू काज़मी जी 43 लोग मारे हैं। साजिद रशीदी साहब बताइए, भारतीय सेना ने किस तरीके से शौर्य के साथ बलिदान दिया है? साजिद रशीदी साहब, यहाँ पाकिस्तान को आपका जवाब बनता है। साजिद रशीदी साहब, देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी फौज ने बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया है, लेकिन एक बात से मैं कहीं ना कहीं एग्री करता हूं इनकी। सरकार को चाहिए कि सरकार एक आम ऐलान करे और बाकायदा पाबंदी लगाए इस पर कि चाइना की तमाम चीज़ें जो है आज से बैन है। जैसे मोदी जी ने नोटबंदी की है, जैसे 370 हटाया है, जैसे भी तमाम फैसले मोदी जी लेते हैं सक्षम होकर, ऐसे ही ये फैसला भी लेना चाहिए। इसमें देरी क्यों हो रही है? अभी तारिक फतेह जी ने सबसे पहला जुमला यही कहा था कि भाई आप करने दे रहे हैं तो चीन कर रहा है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। जब तक आप 56 इंच का सीना लेकर सामने नहीं आएंगे और आप अपने नफ़े और नुकसान को सामने न रखकर एक अच्छा फैसला नहीं लेंगे, एक अच्छा कदम नहीं उठाएंगे, तब तक उस पर कोई असर जाने वाला नहीं है। ये अलग बात है कि आप लोगों से अपील करते रहें और हर आदमी सोचता है।
साजिद रशीदी जी, ये भी बता दीजिए अच्छा फैसला क्या होगा? फैसला आपने ये है कि पाकिस्तान की आरजू काज़मी की बात का तो समर्थन कर दिया, आपने कर दिया। देखिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। मैं यही कह रहा था कि आप मोदी जी के विरोध से कब कुछ बोल ही नहीं सकते। बोलिए, कंप्लीट करिए अपनी बात, फिर मैं तारिक फतेह साहब के पास जाऊंगा और राजीव के पास। देखिए आप मेरी बात कहीं भी जोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। अरे बातों को जोड़ना तो नौकरी है मेरी सर। देखिए बात सुनिए, एक बड़ों की कहावत है कि अगर किसी को मारना हो तो उसको आर्थिक रूप से कमजोर कर दीजिए। सबसे पहला काम यह है कि चाइना की हम तमाम चीजों का बाइकआउट करें, सरकार बाइकआउट करे और अपनी जनता को मोदी जी आह्वान करें और कहें कि आज से सरकार ना तो इंपोर्ट करेगी ना एक्सपोर्ट करेगी चाइना के साथ में, और तमाम चीजों को मार्केट से उठाकर फिकवा दिया जाए, जलवा दिया जाए। तो मैं समझता हूं जब उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाएगी तो चाइना तो खुद जमीन पर आ जाएगा, घुटने टेक देगा। क्योंकि सबसे बड़ी कमजोरी होती है आर्थिक कमजोरी जो होती है वो सबसे बड़ी कमजोरी होती है इंसान की। तारिक फतेह तो मोदी जी को एक सक्षम और एक मजबूत स्टेप उठाना पड़ेगा। ठीक है, आपकी बात सुन ली मैंने और बिल्कुल आपको टोका नहीं। तारिक फतेह साहब क्या कहेंगे मौलाना साजिद रशीदी, जो पार्शियली नहीं बहुत हद तक आरजू काज़मी पाकिस्तानी पत्रकार से एग्री करते हैं? देखिए, मेरे पास एक सोल्यूशन है एज अ माइनॉरिटी, क्योंकि मैं अपने आप को हिंदुस्तानी समझता हूं लेकिन मुसलमान भी हूं। ये बहुत बेहतरीन मौका है कि 1 लाख मुसलमान पैदल निकल जाए। जैसे वो बच्चे आपने देखा होगा तो 10-12 जो खुद ही चल जा रहे थे वहां फ्रंट पे कि हम लड़ने जा रहे हैं, आपने तस्वीर और वीडियो देखा होगा जी। मैं और साजिद साहब स्ट्रेट चलते हैं, साथ फ्रंट पे जाएंगे। अब उम्र हमारी ज्यादा हो गई, कुछ ना कुछ तो बोरियां भर लेंगे या कुछ तो करें। हम कोई वॉलंटियर फोर्स ऐसी जमा हो जिसके चीन के बावले जो ये रेड आर्मी के दिमाग लेके चल के हर एक दुनिया पे हमला कर रहे हैं, इनको पता चला कि हम भी बावले हैं, ये मरना जानते हैं तो हम भी मरना जानते हैं, और हम तो वापस भी आ जाते हैं, ये भी नहीं इनको पता। तो व्हाट वी नीड राइट नाउ इज के इंडिया के अंदर आम हिंदुस्तानी में वो जोश आए कि वो कहे इसने नजर कैसे उठाई। आप देखिए 10 लाख मुसलमान इसने जेल में बंद किए हुए हैं चाइना ने, और हिंदुस्तान का मुसलमान चाइना के अगेंस्ट खड़े होकर नहीं निकल रहा। ये तो पहले, बाकी जो हमारे हिंदू सिख भाई हैं उनकी तो धरती है, वो तो लड़ के मरेंगे और जिएंगे, लेकिन ये हम पे जिम्मेदारी है कि वो मुल्क, किसी मुल्क ने दुनिया में इतने मुसलमानों को नहीं मारा है जितना चीन ने मारा। और आज हमें चाहिए कि हम क्या, बाकी सब छोड़ो, वॉलंटियर काम बताइए फ्रंट पे है क्या। मौलाना साजिद रशीदी तारिक फतेह के साथ जाएंगे, तारिक फतेह के साथ जाएंगे। अब ये मत बोलना सरकार परमिशन दे दे, बच्चे तो ऐसे ही चले गए थे। मौलाना साजिद रशीदी को भी कल चल देना चाहिए, और मौलाना साजिद रशीदी को चीन से लाई हुई टोपी नहीं पहननी चाहिए। मैंने तो त्याग दिया, देखिए देशी कपड़ों में आ गया हूं। आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी भारत। जवाब दीजिए मौलाना, उंगली उठा के रह जाएंगे आप। मौलाना साहब की पता नहीं बोलती बंद हो गई है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। सीधे चलता हूं मैं, यहां पर हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं। नहीं बेचारे सुन के अनसुना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं तारिक फतेह साहब? हमारे एक दर्शक जुड़ गए हैं, उनका एक व्यू लेता हूं। दीपक चौहान है मेरे साथ। जी तारिक साहब कुछ कह रहे हैं आप? ये मौलाना साहब इतनी सोच में क्यों पड़ गए? कनेक्शन ठीक है मौलाना साहब का? मौलाना साहब, हाँ, कोई बात बोलो जो मोदी के खिलाफ हो जाए, उनके लिए बस कोई बात बोलो जो सरकार के खिलाफ हो जाए, फिर मुझे आप देशद्रोही कहना शुरू कर दें, अरे मैंने कहा आतंकवादी कहना शुरू कर दें। मैंने कब कहा देशद्रोही? चाह रहे हैं ना, मैंने कब कहा? और मैं आपके आप तो मुझे लग रहा है आपने इमरान खान की कल की बात सुन ली। मुझे लगा मतलब आप चीन नहीं जाए, मतलब आप फ्रंट पे नहीं जाएंगे, के साथ हूँ मैं, आप फ्रंट पे नहीं जाएंगे। मोदी जी आह्वान करें, हिंदुस्तान का मुसलमान उनके साथ है। अरे मोदी जी क्यों आह्वान करें भाई? मोदी जी हिंदुस्तान के मुसलमान तो उनको लेकर शाहीन बाग करवाता है, दंगे करवाता है, हिंदुस्तान का मुसलमान ही करवाता है। लेकिन आप जैसे लोगों ने नफरत के बीच इतने बो रखे हैं कि अभी देवबंद में परसों फिर एक मॉब लिंचिंग हुई है।
बुलंदशहर में 2 दिन पहले फिर एक मोबाइल, और जो पालघर में हिंदू साधुओं की हुई थी कम्युनिस्टों के हाथों, उसका क्या बोलेंगे मौलाना साहब? वो मॉब लिंचिंग नहीं याद आती आपको? वो नफरत के बीज खत्म कीजिए। ठीक है, मैं सीधे चलता हूं। दिनेश वासने जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रोफेसर हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, लेफ्ट पार्टी की तरफ लीनिंग लगते हैं। लेकिन दीपक चौहान, एक क्विक कमेंट। दीपक चौहान, मेरे दर्शक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जयपुर से हैं। दीपक चौहान जी, बहस आप सुन रहे हैं, क्या आपको लग रहा है, क्यों आपको क्या उचित लगता है कि कांग्रेस सवाल पर सवाल थोपे जाए और देश का एक सेक्शन ये माने कि हां सरकार को जवाब देने चाहिए, जबकि सरकार जवाब दे चुकी है? मेरा मानना है कि ये समय सवाल दागने का, सवाल पूछने का नहीं है, और ये समय है कि कांग्रेस हो या अन्य कोई पार्टी हो, उसको भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एकजुट होकर समर्थन करना चाहिए, क्योंकि ये देश की सत्ता का कोई सवाल नहीं है, बल्कि भारत की संप्रभुता, भारत की एकता और भारत के हितों की बात है। इस स्थिति में अगर सवाल पूछने लग जाएंगे तो देश का बच्चा, देश का नौजवान, देश का बुजुर्ग सब इस बात से सकते में आ जाएंगे कि आज हमारे देश में सभी पार्टियां चीन के खिलाफ एक होकर लड़ क्यों नहीं रही हैं। जब पूरा विश्व भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है, तब ऐसी स्थिति में हमारे घर के ही सदस्य जो पार्टियां हैं उनसे सवाल पूछकर इस देश को कमजोर करें, ये किसी भी तरीके से भारत के हित में नहीं है। चीन एक ऐसा देश है जिसने कि 1962 में हिंदी चीनी भाई भाई कहकर भारत के पीठ पर खंजर घोंपा, और आज भी उसने इंसानियत और मानवता को ताक पर रखकर एक कोरोना वायरस जिसके विरुद्ध पूरा विश्व खड़ा है, और यहाँ अगर उनसे सवाल पूछे जाते हैं भारत सरकार से, तो मुझे नहीं लगता कि ये भारत की जनता के हित में है, देश के हित में है और विश्व के हित में है। ठीक है, बिल्कुल सही। मौलाना साजिद रशीदी यही कह रहे थे, सवाल पूछा गलत क्या किया, जवाब दे दे। मौलाना साहब यही कह रहे थे ना आप, ये देश की जनता का व्यू है, सवाल पूछा जवाब दे दे। मोदी जी, आऊंगा आपके पास, पूछूंगा चीन कब जा रहे हैं। तारिक फतेह साहब टिकट कटा रहे हैं टोरंटो से, ब्रेक के बाद आ रहा हूं वापस। तो हम अब तक की देश के बहस का अपडेट आपको दे दे। पूरी दुनिया चीन के खिलाफ है, आज से नहीं, कोरोना काल से कई सारे ऐसे संगठन बने हैं जिन्होंने चीन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में कई बिलियन डॉलर्स के केस किए हैं। वुहान से निकला वायरस पूरे चीन में नहीं फैला, लेकिन पूरी दुनिया में फैल गया। ये भी एक चीन की चालबाजी थी। जब वो फंसा तो उसने भारत पर नापाक नजर डाली। ऐसे में भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया, 43 सैनिकों को मार गिराया। अब आगे क्या, इसी पर बहस हो रही है। हमारे साथ तारिक फतेह साहब है, मौलाना साजिद रशीदी हैं, दीपक कावरिया हैं जो कि न्यूयॉर्क से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजीव रंजन जी हैं जो कि शंघाई यूनिवर्सिटी के अंदर इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ाते हैं, प्रोफेसर दिनेश वासने हैं, प्रोफेसर हैं, साथ ही साथ CPI से जुड़े हुए हैं, आरजू काजमी है, पाकिस्तान की पत्रकार है। मैंने वो खास तौर पर इसलिए उनको रखा क्योंकि मुझे पता है कि उनकी अगली जनरेशन चीनी होगी, तब उनको धर्म भी छोड़ना पड़ सकता है, जैसी कि चीन की परंपरा है उसके हिसाब से। सबसे पहले राजीव रंजन जी, मैं आपके पास आऊंगा, मुझे अब जवाब दीजिए, चीन ने ऐसा क्यों किया? क्या दुनिया जिस तरह पे उस पर अटैक कर रहा था वुहान के वायरस को लेकर, तो उसको लगा कि एक नया बवाल खड़ा कर दो, क्या ये उसकी स्ट्रैटेजी है? जी, आप सही कह रहे हैं। भारत और चीन का जो सीमा तनाव है उसको हमें 3 स्तर पर देखना चाहिए। एक तो है जो स्थानीय, जी राजीव जी, आपकी आवाज। जहाँ की आपने सही कहा कि चीन चाहता है कि इस कोरोना का जो एक कंट्रोवर्सी है जो चीन में मतलब चीन से निकला हुआ है, और आपने देखा है कि कैसे चीनी गवर्नमेंट ने, सरकार ने चाहा कि ये जो पैंडेमिक है वो US पे थोप दिया जाए। सो एक तरह से देखा जाए, और आपने देखा होगा ये भी कि ताइवान का नहीं राजीव जी, फिर कनेक्ट करूंगा। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि मैं बार बार जुड़ना चाहता हूं, सबसे ऑथेंटिक व्यक्ति से जुड़ना चाह रहा हूं, लेकिन बार बार कट रहा है। प्रोफेसर वासने, आपसे जानना चाहता हूं, सबसे पहले तो आप मुझे जवाब दीजिए कि क्या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ये मानती है कि चीन भारत का दुश्मन नंबर 1 है?
तो चलिए हमारे दर्शक के पास ही चली लेते हैं, तब तक करुणा शंकर उपाध्याय जी हैं, प्रोफेसर है मुंबई यूनिवर्सिटी के। मौलाना साहब, आप ही का सवाल इनसे पूछता हूं। प्रोफेसर साहब मुझे ये बताइए, मौलाना साहब ये कह रहे हैं, मौलाना साहब ने हाथ पे वो रख रहा है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ये सबसे बड़ा खतरनाक चीज होती है, बोलना होता है तब ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं मौलाना साहब कि मामला गड़बड़ा जाता है। लेकिन प्रोफेसर साहब, डॉक्टर करुणा शंकर पांडे उपाध्याय जी, मुझे ये बताइए कि सोनिया गांधी, जिस दिन से कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है, राहुल गांधी रोज बयान दे रहे हैं, कभी बोलते हैं प्रधानमंत्री डर गए, आज कह रहे हैं कि 3 जगहों पर चीनी सेना ने कब्जा कर लिया है। क्या इस तरह के बयान उचित हैं, जिसका मौलाना साहब समर्थन करते हैं कि सरकार को जवाब देना चाहिए? हालांकि मैं ये भी कहूंगा कि सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर एक जवाब दिया था, सभी राजनीतिक दलों को बुलाकर, जो परंपरा होती है उसके हिसाब से। फिर भी क्या कांग्रेस की रोज रोज की बयानबाजी उचित है? आपका क्या मत है? जी, और निश्चित रूप से गलत है। इस समय देश को एकजुटता दिखाने की जरूरत है। चीन सीमा पर जो कुछ कर रहा है वह निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन पहली बार मोदी सरकार ने चीन को घेरने की जो तैयारी की है वह पूरी दुनिया में अपने ढंग का अनूठा उदाहरण है। हम सब जानते हैं कि अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया का सामरिक चतुर्भुज बन गया है, जिसके तहत अब अमेरिका अपनी सेनाएं और विमानों और मिसाइलों को जर्मनी और यूरोप से हटाकर दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में तैनात कर रहा है। चीन यह अच्छी तरह से अब समझ लेगा कि भारत के साथ ही उसका एक मोर्चा नहीं खुलेगा, बल्कि इतने मोर्चे खुलेंगे कि वह सबका मुकाबला नहीं कर पाएगा। इसलिए जो भारतीय राजनीतिक पार्टियां देश के विरोध में और सेना के विरोध में या सरकार के विरोध में बयान दे रही हैं, वह एक प्रकार से गलत कर रही हैं। इससे उनकी छवि और खराब हो रही है। वो छवि खराब हो रही है। सीधे चलता हूं मौलाना साजिद रशीदी के पास। 3 हमारे माननीय दर्शकों को मौलाना साहब आपने सुन लिया, आप फेवर कर रहे थे कि राहुल गांधी ने बिल्कुल सही किया, सोनिया गांधी ने बिल्कुल सही किया, सवाल का जवाब मोदी जी को देना चाहिए। आपने दूसरा सुझाव दिया कि मोदी जी को तुरंत एक्सपोर्ट इंपोर्ट रद्द कर देना चाहिए, जबकि वो हो नहीं सकता क्योंकि हम WTO के पार्टनर हैं। आप ऐसे ही सुझाव क्यों देते हैं जो अमल में नहीं आ पाते? साजिद रशीदी साहब, देखिए दर्शक भी कह रहे हैं कि ये देखिए जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी कर रहे हैं वो गलत है। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा कर दूं कि आपने कोरोना को लेकर ये क्लियर कर दिया है कि कोरोना जो है चीन ने फैलाया है। नहीं तो आपने पिछले 3 महीने से मुसलमानों को जैसे टारगेट किया है कोरोना को लेकर। मैं तो अभी बोल रहा हूँ मौलाना साहब की गलती से 30% कोरोना फैला, कोई उससे वापस नहीं हटाओ। मौलाना साहब की गलती से 30% कोरोना बढ़ा, वो अभी भी कह रहा हूँ, और डंके की चोट पे कह रहा हूँ। मैं यही कह रहा हूं कि आप उल्टी बातों से ही बात शुरू करते हैं। बड़ा सीधा सवाल पूछा था आपसे, और मैंने नहीं लिखा था, मुनव्वर राणा ने लिखा था कि हिंदुस्तान आके कोरोना मुसलमान हो गया। मैंने नहीं लिखा था, आप ही के अजीम शायर है वो। आप लोगों की इस नफरत की वजह से ये देश एकजुट नहीं हो पा रहा है। अच्छा, ये जो नफरत का बाजार चल रहा है ना टीवी पर, अच्छा, इसकी वजह से देश एक नहीं हो पा रहा है। अच्छा, इसीलिए आज अब फिर मॉब लिंचिंग हो रही है। कोरोना के बाद भी मॉब लिंचिंग हो रही है। इसीलिए चीन हमारे ऊपर हमला कर रहा है, लेकिन मॉब लिंचिंग हो रही है। अभी सवाल पूछ रहे हैं, मुसलमान को अभी भी मारा जा रहा है देश के अंदर। ये आप जैसे लोगों की नफरत फैलाने की वजह से है, माफ कीजिएगा। इसलिए कम से कम अब इस धंधे को छोड़ दीजिए, इस कारोबार को छोड़ दीजिए। और मैं बार बार कहता हूं इस बात को कि देखिए आज हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको जरूरत है इस बात की कि प्रधानमंत्री के साथ खड़े। परचून की दुकान आपके बगल में कर लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। दर्शक ये बार-बार क्यों कह रहे हैं कि राहुल और सोनिया जो कर रहे हैं मेरे साथ मेवात भी नहीं गया, मेरे साथ कहीं नहीं चल सकते। बताइए ना। अरे सवाल सत्ता से पूछा जाएगा मेरे भाई। अच्छा, सवाल सरकार से पूछा जाएगा। इस समय अगर कोई सवाल कर रहा है तो इसमें गलत क्या है? इस समय में भी पूछा जाएगा। ये उल्टा पर्सपेक्टिव आपने तैयार कर दिया है कि सवाल जो है राहुल गांधी से पूछा जा रहा है या सोनिया गांधी से पूछा जा रहा है। ऐसा नहीं होता कभी भी। अब से पहले 2014 से पहले लोग कांग्रेस से सवाल पूछते थे, मोदी जी से किसी ने नहीं पूछा, अटल जी से किसी ने नहीं पूछा। जो भी सरकार में होता है सवाल उसी से पूछा जाता है। तो इसमें आप परेशान क्यों हैं?
चलिए, पूछने दीजिए सवाल, दीजिए जवाब उनको। चलिए धर्मवीर सरकार चौधरी जवाब मेरे देने के और लिए ऑडियंस होती है। पैच आप बार-बार उनके पैच डिफेंस हो में चुके क्यों हैं। आ मौलाना जाते जी मैं आगे बहस को बढ़ाऊंगा। प्रोफेसर साहब से मेरा कनेक्शन कट गया था, राजीव जी से कट गया था, दोनों के पास जाऊंगा, लेकिन मैं सीधे चलता हूं धर्मवीर चौधरी जी के पास। सोशल वर्कर है, मेरे साथ दरभंगा बिहार से जुड़े हुए हैं। धर्मवीर जी मुझे बताइए, ये जो बयानबाजी हो रही है कि हमारी जमीन छीन ली से चीन ने, प्रधानमंत्री जवाब दे, प्रधानमंत्री डरे नहीं, क्या ये उचित है? क्या इस वक्त ये सवाल उचित है? क्योंकि मौलाना साजिद रशीदी कह रहे हैं ये सवाल उचित है, होने चाहिए सरकार से। ये एकदम अनुचित है। ये देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ये लोग। ये समय देश के साथ रहने का है, ना कि देश का विरोध करने का है। आप पॉलिटिकल पार्टी का विरोध तो बाद में भी कर सकते हैं, पहले देश बचना चाहिए। इसीलिए ये बहुत गलत हो रहा है। धर्मवीर चौधरी जी बिल्कुल गलत हो रहा है। मौलाना साजिद रशीदी जी, धर्मवीर जी की बात को क्या कहेंगे? धर्मवीर जी एक मिनट रुकना, शायद मौलाना जी को जवाब देना पड़े आपका। मौलाना जी बताइए, धर्मवीर चौधरी दरभंगा से ये कह रहे हैं। देखिए ये इनकी अपनी सोच है, अपनी सोच के अनुकूल ही जवाब दे रहे हैं। देश की सोच मेरी है अपनी सोच ये है कि सरकार से सवाल होना चाहिए, हर हाल में होना चाहिए, और सरकार को जवाब देना चाहिए। सरकार बाध्य है जवाब देने की, क्योंकि एक तरफ तो मोदी जी कहते हैं कि जमीन नहीं हड़पी गई हमारी, उधर रक्षा मंत्री कहते हैं कि नहीं, हाँ चीन जो है अंदर घुसा हुआ है। तो ये दोनों चीजें जो नेगेटिव पॉजिटिव आ रही हैं, तो इनका कहीं ना कहीं जवाब तो देना पड़ेगा ना प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री को जवाब तो देना पड़ेगा ना। नहीं, आप बताइए कि गुलवान घाटी के अंदर क्या चीन नहीं है? घुसा हुआ है। आप मुझे बताइए कि गुलवान घाटी के अंदर चीन नहीं है? मौलाना साजिद रशीदी गुलवान घाटी के अंदर चीन है कि नहीं है? अगर विदेश मंत्री गुलवान घाटी के अंदर चीन है कि नहीं है? अंदर घुस गया है। गुलवान घाटी के अंदर चीन है कि नहीं है? गुलवान घाटी के अंदर चीन है कि नहीं है? सर मुझे जवाब दीजिए, क्या वो कंस्ट्रक्शन वहां कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मुझे बता दीजिए, मुझे बता दीजिए, आप है कि नहीं ऐसा? आप गुमराह क्यों कर रहे हैं लोगों को? मैं तो अब ये बोल रहा हूं, आप लोगों को गुमराह क्यों कर रहे हैं? आप बताना क्यों नहीं चाहते? भारत के अंदर घुस गया है, चीन जो भी कर रहा है हमारे देश के अंदर घुसा हुआ, आप लोगों को बताने क्यों नहीं देना चाहते? मौलाना साजिद आप रशीदी सरकार का इतना डिफेंस क्यों कर रहे हैं? परचून की दुकान खोल लूंगा। क्यों कर रहे हैं इतना भाई? क्या विदेश मंत्री ने ऐसा कहा है? मेरे दर्शक दरभंगा से, और वक्त आएगा आपका वो भी। हेलो धर्मवीर जी जवाब दीजिए मौलाना साहब को। हेलो मौलाना साहब, मौलाना साहब, आप मोदी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगे हैं, और आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कब आप देश के विरोध में चले गए और चीन के समर्थन में चले गए। आपको इस खाई को समझना होगा। भाई साहब, हमने देश का विरोध कभी नहीं किया। देश का विरोध आप जैसे लोग करते हैं, जब मॉब लिंचिंग करते हैं मुसलमानों की। देश का विरोध आप लोग कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं देश का विरोध। हम तो आज भी सरकार के साथ खड़े हुए हैं, आज भी मोदी के साथ खड़े हुए हैं। नहीं, आपको यही पता नहीं है क्या कहाँ बोलना है, क्या बोलना है? देश रहेगा तो ही आप रहेंगे, और आपको यही पता नहीं है। अरे शो के शुरू में तो आप भी मोदी के साथ खड़े थे भाई। मौलाना साहब बदल गए आप। शो के शुरू में तो आप भी मोदी के साथ खड़े थे, अब क्या हो गया? अरे शो के शुरू में तो आप भी मोदी के साथ खड़े थे, अब क्या होगा? हृदय परिवर्तन। वहां पर आज भी देश का हर मुसलमान मोदी जी के साथ खड़ा है, सरकार के साथ खड़ा है। आप चल के तो देखिए, बयान बहादुर मत बनिए। चलिए हमारे साथ में चलो, शाहीन बाग चलो। बयान बहादुर मत बनिए। आप शाहीन बाग चलो। टीवी पर बैठकर बोलना बहुत आसान है, लेकिन जब आप लोग गालियां देते हैं, जब आप लोग डंडे मारते हैं मुसलमानों को, जब आप मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करते हैं, जब गाय के नाम पर उनको मारा जाता है, तब आपकी जबान सिल जाती है, तब आपकी जबान सिल जाती है, तब आपको एकजुटता नजर नहीं आती, तब आपको पता नहीं चलता कि इंसानियत मर रही है, इंसान मर रहा है, देश का एक नौजवान मर रहा है, देश का एक नागरिक मर रहा है, तब आपको पता नहीं चलता। नहीं है मौलाना साहब, अगर मोदी के खिलाफ बोला जाए तो आपको एकजुटता दिखानी चाहिए। गलत प्रलाप कर रहे हैं आप। क्या सरकार से सवाल नहीं होगा? मौलाना साहब, क्या जबानें सील लें अपनी? हिटलर बन जाएंगे आप? आप सवाल पूछने वालों को जेल में डाल देंगे कि आप सवाल पूछने वालों की जबानें बंद करेंगे? क्यों करेंगे आप जबान बंद? हर नागरिक को सवाल करने का अधिकार है, हर नागरिक को सवाल करने का अधिकार है। ये अधिकार आप नहीं छीन सकते, ये संविधान ने दिया है साहब। ये अधिकार संविधान ने दिया है, मुझे हर नागरिक को दिया है। मैं सवाल कर सकता हूं, मैं मोदी जी से भी कर सकता हूं। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, जवाब देना पड़ेगा उनको, कोरोना का टेस्ट उनको जवाब देना पड़ेगा। बहस को आगे ले चलता हूं तारिक फतेह साहब, फिर राजीव रंजन जी के पास। तारिक फतेह साहब, ये क्या सोच है? देखें, एक इसके अंदर
जब दो मुल्कों के अंदर तसादुम होता है, जंग होती है, उसके भी कुछ इंटरनेशनल लॉ और एथिकल नॉर्म्स होते हैं। यानी काफी जंगें देखी हमने, जो प्राइम मिनिस्टर होता है या प्रेसिडेंट होता है कंट्री का, फॉर एग्जाम्पल आप देखिए कि 65 की जंग में हमारे यहाँ अयूब खान था प्रेसिडेंट, डिक्टेटर था, और आपके यहाँ प्राइम मिनिस्टर शास्त्री थे। जो इंटरनल प्रॉब्लम्स होते हैं वो एक लीडर को बाकी पार्टियों को ला के बता के देन ही शुड नॉट बी क्वेश्चन। ये एक बड़ा फंडामेंटल सा प्रिंसिपल है। हो ची मिन की 30 साला जंग अमेरिका के साथ, हो ची मिन को वियतनाम में चैलेंज नहीं किया जा रहा था, जबकि अंदर टसल चल रही थी, जो बाद में पता चली। कौमों की जिंदगी उसी वक्त रहती है जब उनमें यकजहती हो। लेकिन अगर आपके दिल में कोई मीठी सी खुशी हो रही हो, कैसा मारा देखो चीनियों ने, क्या हो, मैं ये सारा सोशल मीडिया पे पढ़ रहा हूं, ऐसी बात नहीं है। और दुख की बात यह है कि दोगली बात निकल के आती है। आप 15 मिनट एक्सपोजर दीजिए, वही फोटोग्राफ जो व्हाइट एंड ब्लैक होती है वो ब्लैक एंड व्हाइट हो जाती है। दुख की सिर्फ ये बात है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड जब आपको पता है कि ऑल पार्टीज मीटिंग हो गई, जिसके अंदर कांग्रेस, सीपीआई, तमाम आपके साउथ की पार्टियां, रीजनल इंडिया में तो इतनी रीजनल पार्टीज हैं, सबको एक कमरे में बुला के एक प्राइम मिनिस्टर, चाहे वो मनमोहन सिंह हो, चाहे नेहरू जी हो, शास्त्री हो, कोई भी हो, या मोदी जी हो, वो अपना पोजीशन समझा के उसके बाद ड्यूटी होती है कि अपना मुंह बंद करो, और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो इस सानहे यानी इस ट्रेजेडी या इस जंग के बाद हम बात करेंगे। और फिर कमीशंस बैठते हैं, जैसे हमूद रहमान कमीशन था जो बाद में तय करता है कि किसने क्या गलती की। इस वक्त हिंदुस्तान में यह हो रहा है कि अभी बात हुई भी नहीं है, अभी तो जनाजे निकले नहीं हैं। अभी वो लोग, चीन में आप सोचिए 1 चाइल्ड पॉलिसी है, वहां जो 40 माएं मरी हैं उनकी तो खत्म हो गई ना पुश्त। आप ये नहीं समझ रहे कि इंडिया में तो एक फैमिली के 1-2 बच्चे, 4 बच्चे होते हैं, चाइना में सिर्फ 1 बच्चा होता, जो मरा वो गई खानदान। वहां भी ये सब कंप्लीट नहीं हुआ। इंडिया के अंदर प्रॉब्लम चल रहा है, और यहां हम पूछ रहे हैं कि मोदी जी ने ठीक किया नहीं किया। और राहुल गांधी, मैं नहीं समझता हूं कि वो अहल हैं कांग्रेस को लीडरशिप के। और कांग्रेस पार्टी, जिसको मैं तहे दिल से सपोर्ट करता हूं, मैं समझता हूं बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, जो आज से 100 साल बाद लोग पढ़ेंगे तो कहेंगे व्हाट एन अमेजिंग ग्रुप। उसको वो बेतहाशा लोग हैं कांग्रेस में जो इसको लीड कर सकते हैं। ये माँ बेटा कहां से आके लीड कर रहे हैं। मैं सीधे चलते हैं शंघाई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, जिनसे मैं 8:30 बजे से जुड़ने की कोशिश कर रहा हूं। अफसोस कभी कभी टेक्निकल दिक्कतें होती है। राजीव रंजन साहब, चाइना ने ऐसा क्यों किया और भारत को क्या जवाब देना चाहिए? चाइना के अंदर इस वक्त क्या माहौल है 43 लाशों के बाद? जैसा कि मैं कह रहा था कि भारत चीन का जो सीमा तनाव है, उसको आपको 3 स्तर पे समझने की ज़रूरत है। पहला जो लोकल लेवल है, जहाँ पे भारत ने अभी जो एक बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें तेज़ी ला दी है, तो वहाँ पे चीन को ऐसा लग रहा है कि ये जो बॉर्डर पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं उससे कहीं ना कहीं जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो, और जो अक्साई चीन है उस पर कहीं ना कहीं एक खतरा है। दूसरा आपको देखना होगा कि कोरोना पैंडमिक के आने के बाद एक तरह का एक माहौल बना है जो एक चीन के इमेज के खिलाफ गया है, तो उस इमेज से भी छुटकारा पाने के लिए आप कह सकते हैं कि ऐसा किया गया होगा। जो तीसरा लेवल है, जो ग्लोबल लेवल है, उस पर अगर आप देखेंगे तो अभी कुछ दिनों तक पहले ताइवान का जो WHO का मेंबरशिप है उसके बारे में बात हो रही थी, एक हवा बन रही थी। हांगकांग में जो नेशनल सिक्योरिटी लॉ है वो बनी है। तो कहीं ना कहीं चीन को लगा कि इस सब से हमें जो है एक डाइवर्ट करना होगा। चीन में एक बहुत प्राचीन एक बुक है जहाँ कहते हैं कि बिसीज वे टू रेस्क्यू चाओ,
तो आपको ये देखना होगा कि कहीं ये जो सारी जो प्रॉब्लम आ रही थी चीन पे कि पूरा कोरोना कहाँ से निकला, अमेरिका से निकला, चाइना से निकला, तो जो एक नैरेटिव बना था और आपने देखा है कि चाइना ने किस तरह से इस नैरेटिव को काउंटर करने की कोशिश की है। उसमें एक वुल्फ वॉरियर का एक कॉन्सेप्ट भी आया है। तो और आप देखेंगे तो चाइना विद इन चाइना में ये एक वुल्फ वॉरियर को क्रिटिसाइज किया गया है। चाइनीज जो स्कॉलर हैं उन्होंने बोला कि चाइना जो है बहुत तेज़ी से और बहुत एग्रेसिव होकर के ये कर रहा है वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी, तो थोड़ा सा उसमें स्लो लाना चाहिए उसको। तो एक तरह से आप देखें तो इस तीनों लेवल पर आप देखो तो कहीं ना कहीं लगता है कि चीन ने जो पूरा जो नैरेटिव है कोरोना को लेकर के और ताइवान को लेकर के WHO मेंबरशिप का और हांगकांग को लेकर के उसको डाइवर्ट करने की कोशिश की है। ठीक है, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगा राजीव जी, संक्षेप में जवाब चाहूंगा। अब क्या होगा ये तो परिस्थितियां बताएंगी, लेकिन आप मुझे बताइए जो 43 बॉडी बैग्स गए जिनके बारे में चाइना ने छुपाया, उसको लेकर चाइना के लोगों के अंदर क्या माहौल है? हमने वहां पर कुछ प्रदर्शन की तस्वीरें भी देखी थी। जैसा कि आप जानते हैं कि चीन एक कम्युनिस्ट स्टेट है, वहाँ पे जो ये सब जो है पब्लिकली डिबेट नहीं होता है। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पे देखें, चाइना के सोशल मीडिया पे जो वेइपो है, जब भारत ने अपनी लिस्ट जारी की अपने शहीदों की, तो वहाँ पे भी एक आवाज़ जो है सुगुगाहट हुई। लोगों ने अपने जो सोशल मीडिया है वेइपो पे उन्होंने लिखा कि हमारे जो शहीद है उनका लिस्ट कब जारी किया जाएगा। तो एक तरह से क्वेश्चन और उनके अंदर भी एक डर पैदा हुआ कि क्यों हमारे लोगों की जो लिस्ट है उसको जारी नहीं किया गया। अभी आप अगर सोशल मीडिया पे देखें तो वहाँ पे भी कुछ प्रश्न किए जा रहे हैं कि भारत में शहीदों को एक तरह से राजकीय सम्मान के साथ विदा किया जा रहा है, तो चीन में क्यों चुपचाप इनको जो है एक जो सैनिकों को जो है एक राजकीय सम्मान के साथ क्यों नहीं विदा किया जा रहा है। तो एक तरह से आप देखें तो एक डिबेट है, लेकिन वो डिबेट जो है पूरी पब्लिक नहीं आ पा रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि चीन में जो है इस चीज़ पे पब्लिकली डिबेट नहीं होता है। ठीक है, तो मौलाना साहब आखिरी सवाल आपसे जानना चाहता हूं, मोदी जी के साथ है कि मोदी जी के खिलाफ है? आप भी तय कर लीजिए, सवाल पूछने चाहिए कि सवाल नहीं पूछने चाहिए? राहुल गांधी को इस टाइम बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? मुंह पर उंगली मत रखिएगा। भाई साहब मैं कल भी मोदी जी के साथ था, आज भी मोदी जी के साथ हूं, कल भी मोदी जी के साथ रहूंगा। और राहुल गांधी के साथ? चीन के खिलाफ मैं मोदी जी के साथ हूं, पाकिस्तान के खिलाफ मैं मोदी जी के साथ हूं, लेकिन सवाल पूछा जाएगा, पूछा जाना चाहिए। सवाल आप से राहुल गांधी आप के भी साथ किसी को हैं? हटा नहीं सकते, ये संवैधानिक हक है। इसलिए आप राहुल गांधी के भी साथ हैं? कोई भी सवाल पूछ सकता है। आपके अंदर हिम्मत नहीं तो मैं क्या कर सकता हूं? आप भी पूछ सकते हैं, आपके अंदर हिम्मत नहीं है भाई, मेरे अंदर हिम्मत है, मैं पूछ रहा हूं। चलिए आपके अंदर नहीं है तो उसमें क्या किया जा सकता है? एक गाना सुनाता हूं मैं आपको, बड़ा पुराना गाना है, और वहीं से मेरे प्रोड्यूसर ब्रेक ले ले। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, वहां ना हाथी है ना घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है।